बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीजें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। वो मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाजों के लिए। और ये सीज फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी, अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वजारत खारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसुदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसुदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसुदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पर रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर ली है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी, अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवाकर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आजादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाए और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन है। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7
गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीजों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौकिफ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिया के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा। तो इस पे ईरान ने कह दिया जी अगर आपका ब्लॉकेज जारी रहेगा तो फिर आबनाए हुर्मुज़ भी नहीं खुली है। तो अब अमेरिका को पहले ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, वो सुबह अनाउंस कर सकता है, यानी वो आज के दिन में अनाउंस कर सकता है कि जी मैं ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूं, आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है, अब ब्लॉकेज रखने की जरूरत कोई नहीं है। तो वो फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो इसको डिले करेगा तो ये उनके लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए 2 बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस वीलॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो यह है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है मुकम्मल तौर पे सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी और आबनाए हुर्मुज़ खुली है ईरान के ज़ेरे कंट्रोल, यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहां से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालीबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances, कि ईरान की जो अफसूदाशुदा यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और ये जो अगला जुमला है ना, इस पे है सारा जोर। उसमें वो कहते हैं कि जस्ट एज ईरानियन सॉइल इज सेक्रेड सो इज एनरिच्ड यूरेनियम। वो कहते हैं जैसे हमारे लिए ईरानी सरजमीन मुकद्दस है वैसे ही ये यूरेनियम भी हमारे लिए है, यानी ये यूरेनियम हमारे लिए ऐसे ही मुकद्दस है जैसे ईरानी सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है। ये है वो 2 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप की गलत साबित हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरेनियम नहीं मिलती तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो ये होगा कि ईरान ये सारी यूरेनियम एक जगह पे इकट्ठी करके एक इंटरनेशनल तरीकाकार के तहत इसको निगरानी में ले आएगा। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफी है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी यह खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी यह दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाए पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और यह एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाए। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते मेरे नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा
الزام لگانا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلیٹس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے، اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے، تو وہ 4 ہفتے تک اگر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے پاکستان سے وہ باہر گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں۔ اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں۔ آج مبینہ طور پہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوگی۔ دیکھیں شہباز شریف اس وقت کیوں انگیج کر رہے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے، کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں، تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ دوسرا، حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے، ہم جائز حکومت ہے، ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی۔ 17 سیٹوں والے تو وہ 4تھی نمبر کی 3ری نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو۔ بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کریک ڈاؤن۔ اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی، تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ، لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ لوگ جو علاقوں کی بندش کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو تحریک کو تیز کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ کارکنان ہیں، متحرک کارکنان، یا وہ لیڈران ہیں، جیسے جیسے بھی انہیں غائب کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، 3 MPO کے تحت ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، اور کئی اطلاعات تو ایسی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ والنٹرلی بھی گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، کسی بندے کا نام لینا ہو تو میں لے نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وفاقی وزیر نے بھی ایک نے کہا حکومت کے بندے نے کہ جناب ہم سے تو رابطہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گرفتار کر لیں ورنہ یہ 8 فروری ہمارے کھاتے پڑ جائے گا دونوں طرف سے۔ لیکن گرفتاری کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک، پاکستان تحریک انصاف آپ سے پوچھ نہیں سکتی، آپ کہتے ہیں کہ میں تو گرفتار ہو گیا تھا۔ 2، اگر 8 فروری کا کوئی بڑا وقوع ہو جاتا ہے تو حکومت آپ کو پرچہ نہیں دے سکتی، آپ کہیں کہ میں تو اس دن اندر تھا۔ تو یہ ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے اندر ہونے کا کہ آپ کی حاضری بھی پڑ جاتی ہے اور آپ کی کھال بھی بچ جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اب ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا کڑا احتساب شروع کر دیا ہے اپنے اراکین اسمبلی کا اور عہدے داروں کا، اور ایک ایک کر کے اب وہ نام سامنے لے کر آ رہے ہیں، MNAs کے، MPAs کے، سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا ہے یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اب یہ معاملہ اٹھا دیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فلانا MLA ایک دفعہ بھی نہیں آیا، یہ MPA یہ بھی نہیں آیا، یہ منسٹر ہے یہ بھی نہیں آتا تھا، اس کو عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی ہے یہ بھی نہیں آتا تھا، یہ جو بندہ اس کو یہ عہدہ دیا ہوا وہ بھی نہیں آتا۔ اب سوشل میڈیا نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، یہ رولا پڑ گیا۔ دوسری جانب ایک اور چیز ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، 8 فروری کے احتجاج سے بالکل پہلے، یعنی اہم جب احتجاج کا ماحول بنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو کہہ دے تنہائی کا سامنا ہے اور ان کی آنکھ کو علاج کی ضرورت بھی ہے اور تحریک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی نے آسمہ شلانی صاحبہ کے پروگرام میں الزام لگایا کہ توشاخانہ 2 کیس میں وہ ہار جس کی وجہ سے بشرا بی بی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، وہ ہار علیمہ خانم لے گئی تھی۔ یہ ان دونوں نے الزام لگایا، ویسے ایسی کارروائی تو کوئی دشمن بھی نہ ڈالے اس موقع پر،
جب عمران خان صاحب کہتے تنہائی میں ہے، پھنسے ہوئے ہیں، بشرا بی بی بھی اندر ہے، عمران خان کی بہنوں کو روزانہ وہاں پہ جیل کے باہر مار پڑتی ہے جب بھی وہ آتی ہے، بار بار انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو گندے انڈے تک مارے گئے، بہت عجیب و غریب، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا. یہ ساری گھٹیا حرکتیں ہم نے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہوئی دیکھی ہے. وہ بیچاری روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں میں جا رہی ہے، جب وہ اپنے بھائیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے اس وقت اس قسم کی چیز اس طرح لے کر جانا ان کے بارے میں بڑا عجیب سا، وہ دشمن بھی ایسا نہ کرتا. لیکن یہ ان دونوں نے کیا. شیر افضل ملوک نے یہ الزام لگایا اور مشال